तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 427 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने गानवू कंट्री लीडर की जो प्रॉब्लम होती है ना उसे सॉल्व कर दिया होता है, जिसके कारण गानवू कंट्री लीडर बहुत ही आराम फील कर रहे होते हैं। वो लू फेंग वापस आ चुका होता है और फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो यूनिवर्स के स्टार स्काई में इंडस्ट्रियल स्पेस व्हीलपुल में आ चुका होता है। लू फेंग वहाँ के स्टार स्काई में खड़ा होता है और वो ओरिजिनल स्टार के नंबर 02818 में था और वहाँ पे लू फेंग ने अपने ऊपर फोर्स आर्मर को भी चढ़ा लिया होता है और साथ में कटिंग पेयर शॉट को भी रखा होता है जो कि उसे मिला होता है। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है कि प्रीवियसली जब मैं यहाँ पे आया था तो सीक्रेटली एंटर किया था, इसी कारण मैं लू फेंग यहाँ पे ओरिजिनल स्टार में आ चुका था। लेकिन यहाँ पे कई सारे फ्यू नर्ड्स थे होंग एलायंस के जो कि इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे और मेरे बारे में बोल रहे थे कि मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं अपना ट्रू ट्रेजर देना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ओरिजिनल स्टार में जाना चाहता हूँ, लेकिन किसी को भी नहीं पता चला कि मैं वहाँ पे गया था या फिर नहीं। और अब टाइम है उन सबको दिखाने का कि मैं क्या कर सकता हूँ। और अब फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कहता है कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मिली है ये पता चला है कि यहाँ पे ओरिजिनल स्टार्स को खुले हुए फ्यू हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स हो जाएंगे। ये माइकली ऐसा है कि वहाँ पे कई सारे ग्रेट बिंग सप्रेस कर देंगे, वहाँ पे और भी ज़्यादा किलिंग्स होती रहेंगी, लेकिन यहाँ पे छिपना छिपाना तो बनता रहता है और यहाँ पे मेरा टाइम है सबको मारने का। अब लू फेंग अपने पंखों को फैलाकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। वो ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ रहा होता। लगभग आधे घंटे तक फ्लाई करने के बाद लू फेंग को तभी एक पर्पल ऑब्जेक्ट जो कि लेक के किनारे होता है वो दिखाई देता है, जिसको देखकर लू फेंग कहता कि आखिर ये क्या है, उसे उठा लेता है और दिखाया जाता है कि असल में वो 30 स्क्वायर फीट का साइज का होता है। लू फेंग अपने गॉली पावर को उसके अंदर डालता है ताकि उसके इंफॉर्मेशन को देख सके और तभी उसके अंदर की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब लू फेंग के अंदर आ जाती है और हमें पता चलता है कि वो एक ट्रेजर है जिसका नाम इमिटेशन ऑफ पर्पल स्काई होता है। अब लू फेंग उस ट्रेजर को देखता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सारी चीज़ें लू फेंग के माइंड में आ जाती हैं। तभी दिखाया जाता है कि वो बड़ा होता है और वो एक पर्पल क्लॉथ में हो जाता है, किसी भी एनिमी को इंस्टेंटली कवर अप कर सकता है। लो ये सिर्फ एक ट्रेजर था। लू फेंग का ये पहला दफ़ा था कि कोई ट्रेजर एक क्लब कपड़े जैसा दिख रहा था। असल में ये एक टॉप टायर स्पिरिचुअल फोर्स वेपन था। अब लू फेंग कहता है कि इमिटेशन ऑफ पर्पल स्काई, इसका नाम तो ऐसा बिजारे टाइप का है, आखिरकार ये ऐसा कैसे हो सकता है, इसने आखिर किसी ने इसका नाम पर्पल स्काई क्यों नहीं रखा। अब लू फेंग इसके बारे में सोचने लगता है। जितना ज़्यादा वो सोचता है उसे यूनिवर्स उतना ज़्यादा मिस्टीरियस लगने लगता है। वो कहता है कि मैं लकी हूँ, ये ट्रेजर कुछ 1000 ऑफ ट्रेजर पॉइंट्स के हिसाब से होंगे। लू फेंग इस्तेमाल करता है। अब यूजुअली देखा जाए तो ओरिजिनल स्टार्स में यहाँ पर कई सारे ग्रेट बिंग्स थे जो कि नंबर्स ऑफ वैल्यूबल्स के बारे में अवेयर थे, लेकिन यहाँ पे किसी एक वैल्यूबल को ढूंढ पाना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल होता है। इसी कारण लू फेंग को बड़ी ही आसानी से एक ट्रेजर मिल चुका होता है। लू फेंग वहाँ पे आगे बढ़ने लगता है। लगभग 29 घंटा और भी ओरिजिनल स्टार्स में बीत चुके होते हैं। एक जायंट हेड जो कि इस फॉरेस्ट में होता है, उसकी स्किन पर्पल क्रिस्टल जैसी होती है। वहाँ पे एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे खड़ा होता है एक अपॉर्चुनिटी के लिए। कोई और बंदा होता है, लू फेंग नहीं होता है। अब वो बंदा एक एनर्जी लाइफ फॉर्म की तरह होती है, एक ग्रेट बिंग जो कि पर्पल स्मेल्टिंग रेस से होती है जो कि यहाँ पे आया हुआ होता है। अब पर्पल स्मेल्टिंग रेस अपने एक कैटेगरी में आती है जो कि सोल अटैक से इम्यून होती है, जैसे कि मोसा क्लैंसमैन को देख लो, वो भी सोल अटैक से इम्यून होती है। ये उसको ग्रेट बिंग्स के कैटेगरी में आती है। अब दिखाया जाता है कि वो वहाँ पर किसी ट्रेजर्स की इंतजार कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे किसी का एहसास होता है और वो आंखें खोलता है और देखता है कि वहाँ पर एक इंसान आ चुका है। और जब वो देखता है तो वो कहता है कि क्या इसके पास एक सिल्वर विंग से जो कि यहाँ पे फ्लोरिशिंग लाइट हॉर्डर लीडर के जैसा होता है। दिखाया जाता है कि वो उस बंदे को पहचान जाता है और कहता है ये तो लू फेंग है, ये जो ट्रेजर विंग ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने यहाँ पे सोचा था कि इसने बार्कमेयर एम्पायर को मार दिया होगा, वो सिर्फ अपने अंडाइन में, लेकिन आखिरकार वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसके सामने
लू फेंग आया हुआ है। उसे लग रहा होता है कि लू फेंग तो इस एरिया में कभी भी आया ही नहीं हुआ होता है। फ्लोरिसिंग लाइट हॉर्डे यहाँ पे लू फेंग को देखकर थ्रिल हो जाता है और यहाँ पे पर्पल स्मेल्टिंग रेस देखा जाए तो नॉर्थर्न टेरिटरी अलायंस से आते हैं और बार्क मेरा एम्पर भी उसी अलायंस से बिलोंग करता है। लू फेंग ने जब कोई उसको मार दिया था तो लू फेंग की न्यूज़ पूरी की पूरी नॉर्थर्न टेरिटरी में अलायंस में आ चुके थे और सब कोई लू फेंग के बारे में जानता है था। और यहाँ पे ये भी पता था कि लू फेंग एक पियरलेस जीनियस है जिसके पास 6 टू ट्वेजर्स मौजूद है, एक सोल टाइप टू ट्वेजर, एक स्पिरिचुअल फोर्स वेपन, एक टू ट्वेजर, एक विंग टू ट्वेजर्स, एक आर्मर टू ट्वेजर्स। एटलीस्ट उसके पास 2 ऐसे ट्वेजर्स हैं जो कि एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल से उसको मिले होते हैं। इसी कारण वो इन सब के बारे में सोचने लगता है। वो उस बंदे को लगता है कि लू फेंग कमज़ोर है, वो सिर्फ एक अनडाइंग है और वो उसे बड़ी ही आसानी से मार सकता है। और यहाँ पे वो सोचने लगता है कि वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे उसे कभी भी न्यूज़ नहीं मिली थी कि वो यहाँ पे आ चुका था। वो सोचने लगता है कि क्या मैं यहाँ पे पहला बंदा हूँ जो कि इसको खोजा है। और वो उस लू फेंग के सामने खड़ा होता है और कहता है कि ये जरूर इस ह्यूमन रेस का पियरलेस जीनियस है। ये इतनी स्टूपिड नहीं है कि वो अपने आप को इतने खतरनाक एरिया में रखे। और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लू फेंग भी अपने सामने वाले बंदे को देखकर एक्साइटेड था, वो भी उसके बारे में सोचने लगता है। अब यहाँ पे फ्लोरिसिंग लाइट हॉर्डर लीडर को दिखाया जाता है जो सोचता है कि कोई बात नहीं, वो है तो सिर्फ एक अनडाइंग, अगर उसके पास कोई भी ट्रम्प कार्ड्स हो अपने आप को बचाने के लिए, क्या वो मुझे मार सकता है? वो सिर्फ यहाँ से भाग सकता है, वो मुझे सिर्फ इसी कारण मार सकता है कि उसके किसी वर्ल्ड रिंग में अपने आप के वर्ल्ड रिंग के यूनिवर्स मास्टर को छिपाया होगा, तभी वो मुझे मार सकता है। अगर वो इसके पास ऐसा नहीं है तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत नहीं है, मुझे उससे डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे उसके बाद एक अच्छा चांस था कि लू फेंग को मारने पे उसे कई सारे ट्वेल्स मिलते हैं, वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि शुरुआत में तो लू फेंग ने फ्लोरिसिंग लाइट हॉर्डर लीडर को नोटिस नहीं किया था, लेकिन लू फेंग ने भी बाद में उसको नोटिस कर लिया था और दोनों एक दूसरे की तरफ आने लगते हैं। अब लू फेंग जब उसको देखता है तो उसके आइडेंटिटी को पहचान जाता है और अपने कटिंग पेयर शॉट को निकाल लेता है। अब फ्लोरिसिंग लाइट हॉर्डर भी लू फेंग की तरफ अटैक करने आ जाता है। उसके जितने भी 6 आर्म्स थे उनमें कई सारे ग्लोइंग कोल लाइट जल रहे होते हैं और लू फेंग पे अटैक करता है, लेकिन सडनली दिखाया जाता है कि उनके सराउंडिंग में टाइम लॉ डोमेन ओपन हो जाती है जिसके कारण लू फेंग अफेक्ट हो जाता है और फ्लोरिसिंग लाइट हॉर्डर लीडर को एक चांस मिल जाता है कि वो लू फेंग पे अटैक कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक लेजेंडरी अनडाइंग फाइटर होता है। लू फेंग उसको देख रहा होता है, सोचता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। वो तो मुझे देखते ही स्टार्ट कर दिया फाइटिंग। अब जो सामने वाला बंदा होता है वो असल में एक यूनिवर्स ओवरलॉर्ड होता है और लू फेंग उसके सामने खड़ा होता है। लू फेंग अपने कटिंग पेयर शॉट को निकाल लेता है और कहता है कि फ्लोरिसिंग लाइट हॉर्डर लीडर्स, क्या तुम्हारी अल्टीमेट टेक्निक है? मैं यहाँ पे 180 मिलियन ईयर्स तक यहाँ पे ट्रेन करता आया हूँ और चलो ये पहला मौका है कि मैं अपने उस अल्टीमेट टेक्निक को यूज़ करने वाला हूँ। अब लू फेंग जिसने ऑलरेडी अपने गॉडली बॉडी को बर्न करना स्टार्ट कर दिया था, वो अपने ब्लेड को निकालता है और वहाँ पे अटैक कर देता है। ये देखकर फ्लोरिसिंग लाइट कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रहे हो, और तुम्हारे पास कोई ऑर्डिनरी टू ट्वेजर आर्मर भी क्यों ना हो तो मेरे हाथों मारे जाओगे, तुम यहाँ पे मुझ पर अटैक करो। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वो हैरान हो जाता है और वो बिल्कुल डर जाता है। ग्लीमिंग गोल्डन लाइट उसकी तरफ आ रहा होता है और दिखाया जाता है कि उसकी जो अटैक होती है ना फ्लोरिसिंग लाइट हॉर्डर की, वो टूट जाती है। ऐसा लग रहा था कि सामने कोई चींटी को तोड़ा गया है और वहाँ पे एक पावरफुल अटैक उस पे आके लगता है और दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक ही झटके में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होता है और उसकी एक ही अटैक से फ्लोरिसिंग लाइट हॉर्डर मारा जाता है। उसकी गॉली बॉडी एनिहिलेट हो जाती है और वहाँ पे पूरी तरह से तबाह हो जाता है। सिर्फ बचता है तो उसका ब्लैक आर्मर और 6 लाइट्स जो कि उसके ट्वेल्स होते हैं। लू फेंग वहीं पे खड़ा हो जाता है और स्माइल करता है। अब लू फेंग की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो सिर्फ एक अनडाइंग बेइंग रहते हुए भी एक यूनिवर्स ओवरलॉर्ड को मार पा रहा था जो कि उससे 2 लेवल था और यूनिवर्स ओवरलॉर्ड यूनिवर्स मास्टर के 1 लेवल नीचे होता है, ये समझ लो। लू फेंग ने उसको एक ही झटके में मार दिया होता है।
लूफेंग उसके सारे जितने भी टॉयलेट्स होते हैं उन सबको ले लेता है, जिनमें से एक ऑर्डिनरी ट्रू ट्वेजर आर्मर, 6 ऑर्डिनरी ट्रू ट्वेजर वेपन्स होते हैं, जो कि एक सीरीज की तरह देखा जा सकता है, जिसकी वैल्यू सीनियर ट्रू ट्वेजर वेपन के जैसा किया जा सकता है। अब लूफेंग अपने पास उसको रख लेता है। यहाँ पे वो आगे बढ़ने लगता है। अब लूफेंग भी खुश था कि उसकी जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब लूफेंग भी अपने विंग्स को सेपरेट करके फ्लाई करना शुरू कर देता है और आगे बढ़ जाता है। फिर हमें शिनचैन के नॉर्थर्न टेरिटरी अलायंस को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सभी पर्पल स्प्लिटिंग के रेस के बंदे वहाँ पे रहते हैं। अब वो पहले ज़्यादा बिग नहीं था, वहाँ पे पर्पल स्प्लिटिंग रेस के टोटल 6 ओवरलॉर्ड्स रहा करते हैं, जो कि वहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग में से एक थे। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बंदे को, जो कि हर एक पे नज़र रख रहे थे कि कौन कौन जिंदा है। वहाँ पे उनकी कई सारे डिस्पर्स थे, जो कि फ्लोरिसिंग लाइट हॉर्डे होता है। लेकिन तभी वहाँ पर जितने भी डिस्पर्स होते वो सभी हैरान हो जाते, क्या फ्लोरिसिंग लाइट हॉर्डे वहाँ पे मारे जा चुके हैं। और जितने भी उसके डिस्पर्स होते हैं सभी हैरान हो जाते हैं, तो आखिर कैसे हो सकता है कि वहाँ पर एक ही झटके में उनकी लाइफ जो एसेंस है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन हमें दिखाया जाता है उनके स्टूडेंट को, जो कहते हैं कि चिंता मत करो, यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैटर हो सकता है, वो जरूर किसी और ही जगह पे टेलीपोर्ट कर लिए होंगे, नहीं तो आके उनकी बॉडी एक ही झटके में कैसे गायब हो सकती है। वो कहते चलो यहाँ पे हमें ब्रेक लेना चाहिए और हमें यहाँ पे टीचर के टोकन्स को देखना चाहिए, जो कि उन्होंने दिया था। फिर वो टोकन को देखते हैं, लेकिन दिखाया जा रहा है टोकन में भी लाइट नहीं होती है। मतलब ये हुआ कि वहाँ पे वो मारा जा चुका है और वो ऑब्जेक्ट जो कि मास्टर के बिना था, वो सभी पूरी तरह से फियर में आ जाते हैं कि आखिर कैसा हो सकता है कि एक ही झटके में कोई आखिर किसको मार सकता है। यहाँ पे बिल्कुल ही नामुमकिन है। और यहाँ पे इस न्यूज़ को सभी तरफ फैलाने लगते हैं कि यहाँ पे जल्दी से हमारे हॉर्ने लीडर्स को पहुँचाना होगा कि हमारे एक यूनिवर्स ओवरलॉर्ड मारे जा चुके हैं, वो भी एक ही अटैक में, उनके पास मौका ही नहीं बचा। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सभी हायर अप्स को नोटिफाई कर दिया जाता है। पर्पल स्मेल्टिंग रेस के जितने बंदे होते हैं उन्हें पता चल चुका होता है। अगर यहाँ पे कोई भी बंदा जो एक ही अटैक में मारा जा चुका है, जो कि असल में पिलर रेस का सपोर्ट है, यहाँ पे पर्पल स्मेल्टिंग रेस ये बहुत ही स्केरी होता है। और यहाँ पे अगर किसी एक बंदे ने उसको मारा है तो उसकी पावर लेवल बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। पर्पल स्मेल्टिंग रेस इतनी भी कमज़ोर नहीं है। और अब फिर हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 3 यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स आ चुके होते हैं और सभी को परेशान होते हैं कि आखिर कैसे हो सकता है कि फ्लोरिसिंग लाइट मारे जा चुके हैं। सभी सोचने लगता है कि आखिर कौन है जिसने फ्लोरिसिंग लाइट को मारा है, आखिर उसको एक ही अटैक में मारा है। और वो सोचने लगते हैं कि क्या वो कोई यूनिवर्स मास्टर है। अगर देखा जाए तो वहाँ पे यूनिवर्स मास्टर क्यों ना हो, लेकिन वो सोचने लगते कि नहीं, वहाँ पे यूनिवर्स मास्टर नहीं हो सकते हैं। अगर यहाँ पे यूनिवर्स मास्टर नहीं है तो ये जरूर कोई पावरफुल यूनिवर्स ओवरलॉर्ड हो सकता है, जो कि उन कैटेगरी में सबसे पावरफुल होगा। और यहाँ पे वो तीनों बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अब देखा जाए यूनिवर्स ओवरलॉर्ड की लाइफ जीन्स 8000 से 9000 की होती हैं, उनकी अटैकिंग पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। किसी को एक ही बार में मार पाना है ये तो बहुत ज़्यादा होता है। वो लोग सोचने लगते हैं कि ऑर्डिनरी स्टार में कोई ऐसा बंदा है जो कि उसको एक ही अटैक में मार सकता है, हमें पर्पल स्मेल्टिंग रेस को उसे ऑफेंड नहीं करना चाहिए। इसी के बारे में वो सब सोचने लगते हैं। यहाँ पे बहुत ही लंबी चौड़ी डिस्कशन होने लगती है, जो कि असल में उसी बंदे को अवॉइड करने की होती है कि आखिर किस बंदे ने मारा है। फिर हमें सीन चेंज कर ऑर्डिनरी स्टार के लैंड ऑफ ओरिजिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लूफेंग सबसे फाइट कर रहा होता है। और वहाँ पे लूफेंग कहता है कि मेरा पहला टाइम था जब मेरी पावर इतनी मैसिव हो चुकी है, मेरी अल्टीमेट टेक्निक जो कि यूनिवर्स मास्टर तक को राइवल करती है। अब देखा जाए तो गॉडली पावर इस टेक्निक में बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, लेकिन लूफेंग के पास रिमोट ओशन की बॉडी थी, जो कि उसे एनर्जी की सप्लीमेंटिंग में यूज होती है, जिससे वो आराम से अपने हाफ बॉडी को रिकवर कर लेता है। या फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि लूफेंग ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है। लूफेंग अपने इसी टेक्निक के बारे में सोच रहा होता है और फिर लूफेंग आगे बढ़ जाता है। और फिर हमें सीन चेंज कर 3 सीनियर यूनिवर्स नाइट जो कि थॉर्न रिंग अलायंस के होते हुए छुपे हुए होते हैं, और वो साइलेंटली किसी एनर्जी वेव्स का इंतजार कर रहे होते हैं। और उनमें से GQ नाइट होता है जो कि आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो जहाँ पे छिपे हुए थे उन्हें एहसास हो जाता है कि वहाँ पर कोई आया हुआ है। और जब वो सामने देखते हैं तो वो कोई और नहीं लूफेंग होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों जो यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स होते हैं उनमें से 2 यूनिवर्स नाइट्स होते हैं, एक यूनिवर्स
ओवरलॉर्ड होता है इनमें से वो कहता है कि देखो वो तो ह्यूमन लू फेंग है। वो कहता है लू फेंग क्या तुम्हें सच में क्या तुम ऐसा कह रहे हो कि वो ह्यूमन फेलो इतना अनलकी है। वो तीनों उसकी तरफ देखने लगता और कंफर्म करते कि हाँ ये वही है जो लू फेंग जिसके पास 6 ट्रू ट्वेल्स मौजूद है, जिसके पास सोल टाइप ट्वेल्स भी है। और वो सोचने लगते हैं कि आखिर उसकी इतनी हिम्मत कि वो ओरिजिनल स्टार में आ गया है। वो क्या लगता है कि वो एक जीनियस है, तो क्या वो एक इनविंसिबल है। इतना एरोगेंस ठीक नहीं है। अब यहाँ पे फिर से वही लोग वो सोचने लगते हैं कि क्या लू फेंग के पास वर्ल्ड रिंग में एक यूनिवर्स मास्टर छिपा हुआ है, क्योंकि आखिर वो ऐसे नहीं आ सकते। वो एक यूनिवर्स का जीनियस है, ह्यूमन रेस का। और उसे इन सब के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन वो भी डिसाइड करते हैं कि वो भी लू फेंग को मारेंगे। आखिर लू फेंग के पास यूनिवर्स मास्टर कैसे हो सकता है? अगर वहाँ पे यूनिवर्स ओवरलॉर्ड भी रहा तो उनसे फाइट कर सकते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि 2 बींग्स लू फेंग को घेरने लगते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। वो सबकी बॉडी साइज 300 फीट की होती है। अब GQ नाइट अपनी आंखें खोलता है, वो आगे बढ़ जाता है लू फेंग को मारने के लिए। और कहता है लू फेंग वो हमारा होने वाला है, और वो आगे बढ़ जाता है। लू फेंग आराम से स्काई में उड़ रहा था और वो यहाँ पे कई सारे यूनिवर्स नाइट्स को देख ही पा रहा होता है। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग ने वहाँ पे की भी नाइट बैंजुअल लाइट को देखता है जो कि उसी की तरफ आ रहा होता है। और फिर यहाँ पे ऐसे ही वो लू फेंग को घेर रहे होते हैं, लेकिन लू फेंग की तभी नजर उन तीनों पे भी बढ़ जाती है जो कि GQ नाइट, जूका और जुआन नाइट होता है। सभी उसकी तरफ आ रहे होते हैं, जिसे देखकर लू फेंग वहां से निकलने लगता है। जिसे देखकर वो तीनों कहते हैं नहीं, उसे हम भागने नहीं देने सकते हैं, उसे हमें पकड़ना ही होगा। और वो सब सेपरेट होकर उसको घेरने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन लू फेंग वहां से आगे जा रहा होता है। और अब फिर हमें केबी नाइट को दिखाया जाता है जो गुस्से में कहता कि लू फेंग तुम यहाँ से भागना चाहते हो, तुम्हारी ओरिजिनल स्टार में मौत पक्की है, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो। तीनों यूनिवर्स नाइट्स उसको घेरने लगते हैं। यहाँ पे लू फेंग भी कहता है कि क्या तुम मुझे पकड़ना चाहते हो। अब लू फेंग यहाँ पे चाहता तो उन सबको मार सकता था, लेकिन वो आगे बढ़ रहा होता है और वो सब उसको घेर रहे होते हैं। अब लू फेंग तभी पीछे मुड़ता है। तीनों यूनिवर्स नाइट उन सब लू फेंग के पीछे आने लगते हैं। दिखाया जाता है कि 5 यूनिवर्स नाइट लू फेंग को घेरने लगते हैं, क्योंकि और भी यूनिवर्स नाइट वहाँ पे आ चुके होते हैं और सभी लू फेंग को घेर के मारने की सोच रहे होते हैं। वहाँ पे तभी उन्हें एनर्जी रिपल का भी एहसास होता है, तभी वो सब लू फेंग पे अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कई सारे और अलायंस के बंदे आने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी रिपल वहाँ पे सबको बुलाने लगती हैं, जो कि एक ट्रेजर्स का साइन हो सकता है। और वो कहते हैं कि चलो पहले हम लोग कोऑपरेट करके लू फेंग को मार सकते हैं, उसके पास 2 ट्रेजर्स हैं, उसको मार के उसके ट्रेजर्स को ले सकते हैं। अब 5 यूनिवर्स नाइट अलायंस बनाकर लू फेंग को मारने लगते हैं, लेकिन सडनली दिखाया जाता है कि वहाँ पे ट्रम्बलिंग हो जाता है। वहाँ का 19 मिलियन मास में एक यूनिवर्स नाइट का डोमेन बन जाता है। दिखाया जाता है GQ को, जो कहता है कि ये तो डोमेन वैल्यूबल है, हम उसको नहीं पकड़ सकते हैं। अब रेसिस्टेंस जो कि डोमेन के अंदर था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक डोमेन टाइप 12 था जो कि टॉप टाइप 12 की कैटेगरी में नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो पावरफुल था। यहाँ पे जो इनलेस वेव उस डोमेन से निकल रही थी, उससे देखकर वो 5 यूनिवर्स नाइट स्टन हो चुके थे। उन्हें मौका नहीं मिल पाता कि वो लू फेंग को पकड़ पाएंगे या फिर नहीं, लेकिन फिर भी वो लू फेंग को नहीं छोड़ना चाहते थे। और अब फिर दिखाया जाता है कि और भी 3 टीम्स वहाँ पे आ जाती जो कि अलग अलग डायरेक्शन से लू फेंग को पकड़ने आई हुई होती हैं। सभी लू फेंग के पीछे पड़ जाते हैं और सभी लू फेंग के टॉयर्स के पीछे होती हैं। अब यहाँ पे मुझे भी नहीं पता चलता कि यहाँ पे आखिर कितने टीम आ गए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कई सारे अलायंस के बंदे लू फेंग को घेरने पे लगे हुए थे। और फिर हमें सीन चेंज कर 9 टाइगर रिवर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग ऐसे ही था। वहाँ पे अनदर 8 बंदे आ जाते हैं जो कि डेमन अलायंस, 922 अलायंस, बगरेस अलायंस, इन सब के होते हैं। उनमें से यूनिवर्स ओवरलॉर्ड भी था। लू फेंग के सामने 12 सीनियर यूनिवर्स नाइट्स और एक यूनिवर्स नाइट था। यहाँ पे लू फेंग फाइनली यहाँ पे डिसाइड करता उन सबको मारने के लिए। अब देखा जाए 2 यूनिवर्स नाइट को मारने में लू फेंग को इतनी परेशानी नहीं होने वाली थी, लेकिन उसको मारता अपने लू फेंग टेक्निक से। लू फेंग की टेक्निक एक बार यूज होने के कारण 50% उसकी गॉडली बॉडी कंज्यूम कर लेती थी, जिसके
जिसके कारण लू फेंग इसका एडवांटेज उठाना चाहता था। एक बार यूज किया तो क्यों ना बड़े शिकार पे किया जाए। लू फेंग एक ही साथ में कई सारों को मारना चाहता था, जबकि लू फेंग के सामने 12 यूनिवर्स नाइट्स आ चुके थे और एक यूनिवर्स ओवरलॉर्ड आ चुका था। तो लू फेंग का यहाँ पे चांस बढ़ गया था। अब यहाँ पे लू फेंग अपनी डोमेन टाइप 12 को भी वहाँ पे यूज करता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और सबको पता चल जाता है कि एक डोमेन टाइप 2 की वजह से, और वो क्या था, ये ह्यूमन लू फेंग ये अपनी पावर को छिपा रहा था। और सबको यहाँ पे एहसास हो जाता है कि ये असल में एक ट्रैप है, क्योंकि पहले लू फेंग भाग रहा था लेकिन उन सबको एक साथ जमा कर रहा है अब, और वहाँ पे अपनी डोमेन को भी रिलीज कर दिया और लोग जान जाते हैं कि ये ट्रैप है। और वो क्या था कि हमें यहाँ से निकलना होगा, हम लोग इस डोमेन में इतनी तेज से फ्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनिमी आ जाएगा तो हम लोग हार जा सकते हैं, हम सब मारे जा सकते हैं। अब उनका डर असल में अभी लू फेंग नहीं था, बल्कि उन्हें इस बात का डर था कि लू फेंग के पास कोई बहुत ही पावरफुल बेंग्स मौजूद होगा जो कि उसके वर्ल्ड रिंग के अंदर छुपा होगा। अगर वो लोग इस डोमेन में फंसे रह गए तो उनकी स्पीड और उनकी पावर पे बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो यूनिवर्स ओवरलॉर्ड उसके रिंग से बाहर निकल गया तो वो उन सबको आसानी से हरा सकता है, जिसके कारण वो इतना रिस्क नहीं लेना चाहते थे। जब तक जाने तब तक जाने। और अब फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है, जो वहाँ पे सबसे कहता है पैनिक कर रहे हो, अब बहुत ही लेट हो चुका है। लू फेंग अपने कटिंग पेरलिंग शॉट को निकालता है और सब पे अटैक करना शुरू कर देता है। लू फेंग ने अपने नाइन टाइगर रिवर को यूज किया होता है, वहाँ पे उसका टोटल कंट्रोल था क्योंकि ये लू फेंग का टेरिटरी बन चुका होता है। और साथ ही साथ गोल्डन हॉर्न बेस भी वहाँ पे होता है। अब गोल्डन हॉर्न बेस भी बाहर की तरफ रोक रहा होता है उन सबको, जहाँ पे लू फेंग अंदर सबको मारने वाला था। अब लू फेंग का डोमेन समझ लो, गोल्डन हॉर्न बेस जो भी बाहर जाएगा उसको मारेगा, वहीं पे लू फेंग अंदर जितने उन सबको मारेगा। लू फेंग गॉड बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लू फेंग गोल्डन हॉर्न बेस सेम टाइम पे अपने क्लॉ को यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लू फेंग की पावर में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। लू फेंग अपने अल्टीमेट टेक्निक को यूज अभी तो नहीं करेगा, बल्कि उन सबसे फाइट करेगा और एक ही मौके पे सबको मार देगा। यहाँ पे हमें पारा चॉपर नाइट को दिखाया जाता है, जो कि नाइन टाइगर रिवर के सबसे कालमेस बंदे में से एक होता है। वो बग एलायंस का बंदा होता है, बट ओरिजिनली वो बग एलायंस का पार्ट नहीं होता, वो बस उसका एक मेजर पार्ट होता है, जो कि उसमें जैसा आप समझ रहे हो लू फेंग को जो कि एक एलायंस से जुड़ा हुआ है उसके लिए काम करता है, लेकिन वो फ्रीली काम करता है, वैसा ही ये भी बंदा था। अब दिखाया जाता है कि उसे भी नाइन टाइगर रिवर के पावर के बारे में समझ में आ जाता है कि आखिर ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। और वो भी कहता है कि हम लोग ट्रिक किए गए हैं, ये ट्रैप है, ह्यूमन लू फेंग ऐसा जानबूझ के कर रहा है ताकि हमारा अटेंशन हो जाए और वो हमारे पास आ जाए। ये हमारी सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। उन सब में से उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर लू फेंग उस पर अटैक करता है और उसकी स्वॉर्ड में शिफ्ट कर वो देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने आज तक कई सारे यूनिवर्स ओवरलॉर्ड से फाइट किया है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा नहीं देखा है। उसके पास जो ट्रेजर्स था वो असल में किसी भी अटैक के इम्पैक्ट को 1/10,000 तक कमजोर कर सकता था, जो कि मेरे लिए स्ट्राइक में 1,000 होता है। लेकिन दिखाया जाता है कि लू फेंग ने जिस अटैक को किया होता है, एक ही झटके में वो पारा चॉपर नाइट्स के 62% बॉडी को एनिहिलेट कर देता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है। वो कहता है कि मेरे पास सीनियर ट्रूथ वेलर्स है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद उसने मेरे हाफ गॉडली बॉडी से ज़्यादा कंज्यूम कर लिया और पूरी तरह से डर गया होता है, वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक और अटैक आता है, एक ही झटके में वो मारा जाता है। यहाँ पे लू फेंग ने सिर्फ 2 स्ट्राइक्स का यूज किया होता है, एक अल्टीमेट टेक्निक को यूज किया होता है यूनिवर्स मास्टर यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स को मारने के लिए, और लू फेंग का यही दोनों अटैक काफी था इन दोनों को मारने के लिए। अब यहाँ पे लू फेंग ने अटैक के बारे में जान लिया था, उसके वीक पॉइंट्स के बारे में भी जान लिया था। वो समझ गया था कि उसकी स्वॉर्डमैनशिप बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी है, लेकिन ये बेयरली किसी भी सीनियर ट्रूथ वेलर आर्मर के लिमिट को सरपास करती है। अगर सामने वाले एनिमी के पास स्ट्रांग डिफेंस हुआ तो सबको एक ही झटके में नहीं मार सकता। पहले लू फेंग ने एक ही बर्तन में एक यूनिवर्स ओवरलॉर्ड को मारा, लेकिन यहाँ पे 2 बार मारना पड़ गया। और अब फिर लू फेंग यहाँ पे मारने लगता है उन सारे 13 आवर्स को जो कि उसके अंदर ट्रैप था। अब यहाँ पे सिंपली लू फेंग उन सबको भी एक ही झटके में मार जाता है। सभी लोग चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर पाता। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि नाइन टाइगर रिवर के अंदर बाहर का सीन, जहाँ पे कई सारे नाइट्स की अटेंशन भी उसकी तरफ आ चुकी होती है। वहाँ पे 6 टीम आ चुके थे, जिनमें कि 15 नाइट और एक यूनिवर्स लॉर्ड था। यहाँ पे सब लोग ट्रैप हो चुके होते हैं और एक ही झटके में
वो सभी मारे जा चुके थे। और यहाँ पे तभी लू फेंग बाहर निकलता है। जितने भी वहाँ पे टीम्स थे जो कि दूर से देख रहे होते हैं उन सबको विश्वास नहीं होता। फिर यहाँ पे लू फेंग ने उनको एक ही झटके में मार दिया है। लू फेंग अपने डोमेन से बाहर निकालता है। तो इस गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आए लू फेंग किसको किसको मारने वाला, लू फेंग की पावर कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली, लू फेंग की लॉ कॉम्प्रिहेंशन और लू फेंग की जर्नी के बारे में देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।